अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तो डेरिवेटिव्स में आज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के हलाल और हराम कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग मतलब कि असल स्टॉक या असल इंडेक्स से निकाल करके किसी चीज़ को लाया गया जिसके प्राइस के ऊपर हम दाव लगाते हैं, तो उनमें हमारे सामने ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग मिलती है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों अगर देखा जाए तो सेम ही है, बस थोड़ा सा उनमें फ़र्क है। लेकिन आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि बिना इख्तिलाफ सारे ही उलमा के नज़दीक ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। और उलमा के नज़दीक आराम क्यों ना हो, क्योंकि इसके लिए एकदम क्लियरली कुरान से और हदीस से हमको दलीलें मिलती हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। जो लोग करते होंगे उनको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। जो लोग नहीं करते हैं या करना चाह रहे हैं या आगे करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो असल स्टॉक या असल जो इंडेक्स है, ठीक है, जब हम किसी स्टॉक में या इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे नंबर दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो इंडिया के अंदर निफ्टी इंडेक्स में होती है। निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया। तो निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे निफ्टी का प्राइस 17,000 का है, तो जब आप उसका ऑप्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइस दिखते हैं, जिनमें से किसी का प्राइस होगा 18,000, किसी का होगा 18,500, 19,000, 19,500, किसी का 17,000 से कम मिलेगा, जैसे 16,500, 16,000, 15,500। इस तरह से वहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइस मिलते हैं और उनके आगे उनकी एक डेट लिखी हुई होती है कि ये जो आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे किसी में भी, ये इतनी तारीख तक वैलिड है, उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मैं एक्चुअली होता क्या है कि अगर मुझे लगता है 17,000 की जो निफ्टी है वो 18,000 पर इतनी तारीख तक आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर 18,000 पर दाव लगाऊंगा कि ये ऊपर जाएगी। अगर उस तारीख से पहले पहले ये 18,000 या उसके ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नहीं जाती है या नीचे जाती है तो मुझे लॉस होगा। सिंपल सा ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, जिनमें से एक को लगता है कि ये ऊपर जाएगा, दूसरे को लगता है नीचे जाएगा। और इसके अंदर लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, वो जब चाहें इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं और अपना ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर मैं सबको कवर करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा जो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर रह जाएगा। तो मैं आपको जो है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पर पुट बाय, पुट सेल, कॉल बाय, कॉल सेल, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, इन द मनी, मार्जिन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। तो बेसिक ये है कि हमें जो ये प्राइस दिखाई दे रहे हैं, इन प्राइस में हमें किसी एक को चूज़ करना होगा और चूज़ करने के बाद उसके ऊपर जाने या नीचे जाने की तरफ दाव लगाना होगा। अभी ये चीज़ें आपको और आगे समझ में आ जाएंगी। तो बेसिक क्या है, यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं, इसमें मान लेते हैं 18,000 पर दाव लगाना है मुझे। 18,000 ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर की तरफ दाव लगाऊंगा। अगर ये ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट होगा और अगर नीचे गया तो मेरा नुकसान होगा। मेरा जो नुकसान हुआ है, जो मेरा नुकसान होकर पैसे गए हैं, वो उसको दे दिए जाएंगे जिसका फ़ायदा हुआ है। अब आगे इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं कि ये हराम क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई मार्केट है, जहाँ पर कुछ भी मार्केट हो सकती है। मान लेते हैं कि वो राइस मार्केट है जहाँ पर चावल बिकते हैं। अब वहाँ पर चावलों का रेट रोज़ाना ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। उसमें होता क्या है कि चावल जिस दिन मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग हो जाते हैं ख़रीदने वाले, पब्लिक ज़्यादा आ जाती है, बेचने वाले कम होते हैं या माल कम होता है, तो उस टाइम पर बेचने वाले प्राइस बढ़ा देते हैं चावलों का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिक ही जाएगा, आज पब्लिक ज़्यादा है। इसी तरह से अगर किसी दिन कस्टमर बहुत कम आते हैं, ख़रीदने वाले कम आते हैं और माल ज़्यादा होता है, तो बेचने वाले अपना माल बेचने के लिए सस्ते दाम कर देते हैं ताकि माल जल्दी बिक जाए। मतलब कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चावलों का रेट बढ़ता और घटता रहता है। अब जो इंसान चावल खरीदना चाहता है वो ये चाहेगा कि मैं सस्ते से सस्ते दाम में इस चावलों को खरीदूं। कौन सा दिन ऐसा होगा जहां पर पब्लिक ज़्यादा नहीं आएगी, मैं उस टाइम पर जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा माल सस्ते से सस्ते में ख़रीद सकता हूं। और जो बेचने वाले लोग हैं वो ये चाहेंगे कि यहाँ पर हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ
और कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें मैं बहुत सारा माल लेकर के महंगे से महंगे दाम में बेच सकूं। तो देखा जाए दोनों लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फ़ायदा हो, तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो बिजनेस है, 100% हलाल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो शर्त लगा रहे हैं आपस में कि आज चावल का दाम ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा। जो जीत जाता है, जो सही होता है वो जीत जाएगा, जो गलत होगा वो हार जाएगा, जो सही होगा उसको प्रॉफिट होगा और जो गलत होगा उसको लॉस होगा। शर्त में यही तो होता है कि मैं शर्त लगा रहा हूँ आज प्राइस ऊपर जाएगा, दूसरा बोलता है मैं शर्त लगा रहा हूँ नीचे जाएगा, दोनों एक अमाउंट जमा करते हैं, जो भी होता है जो सही होता है उसको पूरा अमाउंट मिल जाता है और जो गलत होता है उसका अमाउंट चला जाता है। यही होता है ना शर्त में। तो देखिएगा दोनों लोग हैं, दो तरफ, एक तो खरीदने बेचने वाले और दूसरी तरफ शर्त लगाने वाले। खरीदने बेचने वाले भी प्राइस का एनालिसिस कर रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं क्योंकि उनको चावल खरीदना बेचना है। लेकिन दूसरी तरफ है जो सेम उसी तरह से प्राइस का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन चावल से उनका कोई लेन देन नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ चावल के प्राइस को देखते हैं, उसी के ऊपर दाव लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर 2 जो लोग हैं जो शर्त लगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं इस्लाम के हिसाब से और ये हराम काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही काम आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम असल में कोई भी स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं। जैसा स्टॉक को खरीदते हैं कंपनी का प्रॉफिट देख करके, कंपनी को देख करके, कंपनी पर हम लोग स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं, हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग स्टॉक को, जो कि असल चीज़ है, उसको ना खरीद करके उसके प्राइस के ऊपर दाव लगा रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप जब किसी भी चीज़ के ऊपर जाने की तरफ दाव लगाते हैं तो आप किसी से शर्त लगा रहे होते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि निफ्टी का प्राइस 17,000 था, आप बोलते हो कि ये 16,000 आएगा, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन आपने तो नीचे की तरफ लगाया और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने इसके नीचे की तरफ आने का दाव लगाया। लेकिन दूसरी तरफ उधर ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि निफ्टी 17,000 से ऊपर जाएगा, उनका एनालिसिस कहता है कि ऊपर जाएगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर 17,000 से निफ्टी नीचे आता है तो आपका नफ़ा हो जाएगा, आप जीत जाओगे, और जिन लोगों ने कहा था कि ऊपर जाएगा वो हार जाएंगे। उन्होंने दाव लगाते वक्त जो अमाउंट जमा किया था वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ये इसका बेसिक सा सिंपल सा फंडा है। बाकी मैंने जो है आपको आसान करने के लिए बताया है। अगर देखा जाए इसमें तो इसके अंदर एक चीज़ होती है, आपने दाव लगाया नीचे का, थोड़ा सा प्राइस नीचे गया तो उस कंडीशन में आप अगर बेच देते हो, बाहर निकल जाते हो तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा। प्राइस अगर ज़्यादा नीचे गया और आपने उस टाइम बेचा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइस अगर ऊपर आपके खिलाफ चला गया, थोड़ा सा ऊपर गया, आप बाहर निकल गए, थोड़ा नुकसान होगा। ज़्यादा ऊपर गया तो आपका बाहर निकलने पर ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब कहने का क्या है कि आपके बेचने के बाद ही आपका नुकसान तय होता है। ऐसा नहीं कि फ़ौरन नीचे जाते के साथ ही आपका नुकसान या फ़ायदा जो है तय हो जाएगा। आप जब बाहर निकलोगे उस टाइम पर आपकी क्या कंडीशन है वही आपका नुकसान कहेगा। बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको नुकसान दिखाई देगा लेकिन आप वहाँ बैठे रहोगे और उसके बाद प्राइस आपके फेवर में जाना शुरू कर देगा और आपको वहाँ पर नुकसान की जगह प्रॉफिट शो होने लगेगा। तो जब आप एग्जिट करते हो उसी टाइम पर आपका प्रॉफिट और लॉस बुक होता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग हराम क्यों है ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन चलिए चलते हैं एक एक करके उन पॉइंट की तरफ बातें करते हैं जिसके बारे में उलमाए कराम और कुरान मजीद हमको बताता है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑप्शन ट्रेडिंग के हराम होने का है स्पेकुलेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का होना। एकदम से ही प्राइस ऊपर चला गया, एकदम से ही नीचे आ गया, आपका जो है एक कुछ ही मिनटों सेकंडों घंटों के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया और बहुत जल्दी आपका नुकसान हो गया। इस तरह की चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और कहा जाता है कि इस्लाम ने हमेशा हमें रिस्क से बचाने के लिए बहुत सारे कामों को हराम कर दिया है ताकि हम रिस्क से बच सकें, अपने खतरों से बच सकें, नुकसान से बच सकें। उस टाइम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ें गलत हुआ करती थी उनको हराम कर दिया गया, यानी कि जो रिस्क की थी जिनमें खतरा रहता था उनको हराम कर दिया गया। जैसे कि फसल के आने से पहले या फलों के आने से पहले उसका सौदा नहीं कर सकते हैं, गरर वाली बेच नहीं कर सकते हैं, माल कब्जे में ना हो उससे पहले नहीं बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए, हमको रिस्क से बचाने के लिए, हमारा नुकसान ना हो इसलिए बनाए गए थे।
तो उलमा कराम कहते हैं कि स्पेकुलेशन चाहे किसी भी चीज़ में हो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और ये रिस्क वाली जो इल्लत है, जो पोजीशन है, वो पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। दूसरी जो वजह है वो है हमारे सामने गरर। गरर बोलते हैं धोखे को या किसी हिडन चीज़ को जिसको छुपाया जा रहा है, या जो चीज़ ज़ाहिर नहीं हो, तो गरर भी जो है ख़रीदना और बेचना गरर के अंदर हराम है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि यहाँ पर जो है हिडन चीज़ें बहुत होती हैं, और यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं जो मार्केट को पूरी तरह से खुद चलाते हैं। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आप ऊपर का दाव लगा देते हैं, लेकिन असल में ऑपरेटर आपको दिखा रहा होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, असल में लेकिन जाती नहीं है। वो फिर जैसे ही आप और आप जैसे बहुत सारे लोग ऊपर का दाव लगाते हैं, वैसे ही मार्केट नीचे आ जाती और आपका नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप पता नहीं लगा सकते हो कि 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे में, या कुछ स्पेशल टाइम के अंदर आगे क्या हो सकता है, ये पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं जो सो कॉल्ड एनालिसिस का यूज़ करते हैं, तो वो एनालिसिस भी सारा बेकार हो जाता है जब नुकसान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गरर के अंदर शामिल होती हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। तीसरी वजह है हमारे सामने कि यहाँ पर मार्जिन मिलता है। आप 100 दे करके 500 का माल खरीद सकते हो, और यही वजह होती है जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा होता है। 100 दे करके आपका 100 का प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि आपको जो माल मिला है वो 500 का मिला है। तो 500 का मतलब ये हुआ कि 400 जो है आपको उधार दिए गए हैं। किसने दिए हैं? ब्रोकर ने। और ब्रोकर आपको 400 जो उधार दे रहा है वो अपनी जेब से नहीं, बिना वजह के नहीं देगा, बल्कि वो जब आप उसको अपनी पोजीशन को काटेंगे 420 काटेगा, यानी कि 20 उसने क्या लिया है? अपना चार्ज लिया है। और यही होता है सूद। 400 दे करके 420 वापस लिया है, इसी को क्या बोलते हैं? सूद। इसकी वजह से भी ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन मिलती ही मिलती है। चौथी वजह है कब्जे का ना होना। तो देखिएगा, जो भी चीज़ आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो हमारे कब्जे में नहीं है। एक तो वहाँ पर एक फिक्स डेट है कि इस तारीख से पहले पहले आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, जो कि मान लेते हैं कि वो हमारे कब्जे में है ही नहीं। वो तो सारी चीज़ें फिर ब्रोकर के हाथ में, या जो स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं उनके हाथ में है। यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं, कोई चीज़ हमारे कब्जे में नहीं आ रही है। हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इतना प्राइस जाएगा, आने वाले टाइम में इतना प्राइस जाएगा। 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे कब्जे में नहीं है वो चीज़, हम उसके मालिक नहीं हैं। और ये इस्लाम का एकदम बेसिक सा रूल है कि जिसके आप मालिक नहीं हो, जो आपके कब्जे में चीज़ नहीं आई हो, कब्जे में आने से पहले उसको बेचना इस्लाम में हराम है। इस वजह से भी ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। अब ये मैंने आपको 4 वजह बताई इसके हराम होने की। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही होगी समझने के लिए। लेकिन जो मैं आपको आखिरी 5वीं जो वजह बता रहा हूँ ना, उसको देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर हम लोग दाव लगा रहे हैं किसी चीज़ के प्राइस के ऊपर जाने या नीचे जाने की तरफ। अब जो इंसान जीत जाता है उसको फ़ायदा होता है। फ़ायदा उसे कहाँ से मिला है? जो हारा है उससे लेकर के आपको दे दिया जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर? शर्त लगाना। तो जी हाँ, ये टोटली शर्त लगाना है। और जैसे मैंने आपको अभी चावलों का एग्जांपल दिया था, वहाँ भी मैंने बताया कि ये पूरी तरह से यहाँ पर शर्त लगाई जा रही है। 2 लोग आपस में शर्त लगा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये शर्त लगाना है। और शर्त लगाने को हम सट्टा खेलना भी बोल सकते हैं, जुआ खेलना भी बोल सकते हैं, गैम्बलिंग भी बोल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। इसकी दलील क्या है? सूरह माइदा की 90 और 91, ये 2 आयतों के अंदर जो है शराब और ये जो होता है शर्त लगाना, इन दोनों को हराम कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़लिहून। ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के, पासे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलायाब हो जाओ। इससे अगली आयत में 91 में अल्लाह कह रहा है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसरि व यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए
से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़ई करा दें और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे, सो अब भी बाज आ जाओ। और सूरह बकरा की आयत नंबर 219, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफ़िउन लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसका गुनाह उसके नफ़े से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह इसमें फरमा रहा है कि शराब और शर्त लगाना ये आपके लिए हराम कर दिया गया है। आगे दो चीज़ें और बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है शर्त लगाना, जिसके अंदर ओपनली अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे लिए हराम है। और अगली आयत भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी शराब और शर्त लगाने को मना किया गया है, शैतान का काम बताया गया है। तो हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है कि हम मुसलमान इन चीज़ों से बचें जो शर्त में आती हैं, या शर्त लगाना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, गैम्बलिंग करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब हम शर्त लगा रहे हैं, इस वजह से ये ओपनली और क्लियरली और बिना किसी डाउट के हराम हो जाती है। अब चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग आप स्टॉक में करो, इंडेक्स में करो, क्रिप्टो करेंसी में करो, फॉरेक्स में करो, या कमोडिटी में करो, इक्विटी में करो, कहीं पर भी करते हो, हराम है तो हराम हो गया है। तो ये सारी वजह जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है, और हराम है तो क्यों है। लेकिन परेशानी ये होती है कि इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसको सही समझते भी हैं। असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से और ख़ास करके इन फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर मैं काम करके बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई कर सकता हूँ, और फिर जब कोई आकर के बोल देता है ये गलत है, ये हराम है, तो उसको बुरा लग जाता है कि मैंने तो बड़ी उम्मीद लगाई थी, मैंने तो यहाँ पर बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने अपना चीज़ों को अपना टाइम दिया है, अपना पैसा दिया है। तो इसलिए चीज़ें उनको बुरी लगती हैं और वो फिर जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से ये हराम से हलाल हो जाए, बस किसी भी तरह से मैं साबित कर दूं कि ये हलाल है। तो हो सकता है कि जब आप मेरी बात को सुन करके फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग को हराम समझने लगें, लेकिन कोई तीसरा बंदा आकर के आपका माइंड वॉश कर दे और कहे कि ये तो हलाल है, और फिर इसके बाद आप उसको हलाल समझने लगें। तो ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं आपके सामने वो चीज़ें भी ला कर रख दूँ जो इसको हलाल करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनका कोई मतलब तुक तो नहीं है। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी माइंड होगा, देखो माइंड की बात नहीं है, बात यह है कि लोगों को यहाँ पर कमाना है, तो वो नहीं चाहते कि वो अपने काम को हराम समझें या कोई उनको हराम कह दे। वो अपने दिल की तसल्ली के लिए या सामने वालों को खामोश करने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। तो वो बातें क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो गैर मुस्लिम है उनके लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो उनको तो कोई हलाल हराम से मैटर नहीं है। लेकिन जो पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ वो ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से गैर मुस्लिम भी मतलब इस चीज़ को बोलते हैं कि ये जो है गैम्बलिंग नहीं है, सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है, उसकी वजह किया देते हैं वो लोग, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और बहुत सारे मुसलमान हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और जब आप उनसे जाकर के बोलोगे ये हराम है तो वो आपको ये पॉइंट बताएंगे। पॉइंट क्या है? तो पहली वजह जिसकी वजह से वो उसको हराम नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी एनालिसिस करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते हैं, चार्ट देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं और ऑप्शन चेन देखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम यहाँ पर दाव लगाते हैं, और जो जुआ होता है, सट्टा होता है, या जिसमें शर्त लगाई जाती है, वहाँ पर लक पर काम होता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे लोगों को शायद पता नहीं है जुआ और सट्टे की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको बताऊं, हर जुआ, हर सट्टा, उसमें दिमाग लगाया ही जाता है। हर कोई एनालिसिस की बेस पर ही कहता है। क्रिकेट के अंदर शर्त लगाना ये हराम है या नहीं है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, लेकिन लोग लगाते हैं, तो ये हराम है नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग लगातार जीतते हैं वो लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, वो लोग पूरी तरह से अपने माइंड का यूज़ करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो शर्त लगाते हैं और जीत जाते हैं। तो क्या अगर उसमें मेहनत कर ली गई, क्या वो शर्त लगाना हलाल हो गया? क्या मैच के अंदर सट्टा खेलना हलाल हो गया? क्योंकि दिमाग तो वहाँ भी लगाया गया। एक इंसान था जिसने करोड़ों रुपए इंडिया के एक ऐप के अंदर, जो बैटिंग ऐप था, क्रिकेट के ऊपर जो है वहाँ पर टीम बनाई जाती है, आपने नाम सुना होगा,
ड्रीम 11 नाम से। तो वहाँ पर जो है टीम बनाई जाती है और फिर इसके बाद वहाँ पर लोग सट्टा लगाते हैं। बहुत से लोग हारते ही हैं, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग थोड़ा बहुत जीत जाते हैं। तो वहाँ पर एक बंदे ने करोड़ों का प्राइज़ जीता। अब उससे जब पूछा गया उसने ऐसे कैसे किया, तो उसने कहा कि मैंने अपना टाइम दिया, एनालिसिस किया है, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि कैसे कौन कौन सी टीम पर दाव लगाया जाए, कौन कौन से खिलाड़ियों पर दाव लगाया जाए, जिसकी वजह से जीता जाएगा, और मैं जीत गया। तो मतलब उसने एनालिसिस किया है, तो क्या हम उसको हलाल कह देंगे अब, क्योंकि एनालिसिस उसने किया है। आपको मालूम है कसिनो के बारे में, कसिनो के अंदर हमेशा जो कसिनो के मालिक हैं, जो चला रहे हैं, वो ही हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो लोग? कभी कभी सिर्फ ऐसा होता है कि आम पब्लिक जीतती है, जो आप हमारे जैसे लोग हैं वही लोग कभी कभी जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम में हमेशा कसिनो के मालिक ही जीतते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि दोस्तों उसकी वजह है कि उनका एनालिसिस, वो इतना अच्छे से इंसान के दिमाग से खेलते हैं। आप कभी जाकर के गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करना, कसिनो वाले कैसे कमाई करते हैं। वो लोग हर चीज़ इस तरह से तैयार करते हैं, इंसान के दिमाग से वो इस तरह से खेलते हैं, वो साइकोलॉजी को और ह्यूमन बिहेवियर को इतने अच्छे से जानते हैं, हर बारीक चीज़ का ध्यान रखते हुए वो इंसान के दिमाग के साथ में खेलना शुरू करते हैं। वहाँ पर जलने वाली लाइटें, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ पर सजाई गई टेबलें, वहाँ पर जो गेम चल रहा है, वो सारी चीज़ें इस तरह से बनाई गई हैं कि हमेशा प्रॉफिट में आए तो कौन आएगा? हमेशा वही आएगा जो कसिनो का मालिक होगा। तो क्या कसिनो के मालिक ने इतना दिमाग लगाया है, एनालिसिस किया है, तो क्या वो हलाल हो गया? एब्सोल्युटली नॉट, वो हराम ही रहेगा। तो ये बात कहना कि यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे तो ये हलाल हो जाएगा, ये बेफजूल और बकवास बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी के भी बहकाए में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको जो है रील के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दाढ़ी वाले और टोपी वाले, कुर्ता पजामा वाले भी फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ना समझ लेना ये लोग जो हैं हलाल काम कर रहे हैं। आपको लगता होगा ना कि ये तो आलिम होगा शायद, या फिर ये तो मुसलमान है और ये जो काम कर रहा है शायद हलाल ही होगा। इस तरह से नहीं करना, कोई भी करे हराम ही होगा। दूसरी वजह जो लोग इसको जायज़ करने के लिए, सही करने के लिए या सही मानने के लिए देते हैं, वो है कि ये गवर्नमेंट अंडरलाइन एसेट है। ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, ये गवर्नमेंट अंडरलाइन एसेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे रही है, गवर्नमेंट इसके लिए रूल लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट इसको एसेट मानती है, इसकी देख रेख कर रही है, इसकी देखभाल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फालतू चीज़ नहीं है। अगर ये जुआ सट्टा होता तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती, गवर्नमेंट इसको बंद कर देती, ऐसा उनका मानना है। जैसे कि एक करेंसी का नोट होता है ना, उस नोट वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एसेट मान लिया है, तो वो हमारे लिए वैल्यूबल हो गया है। इसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग भी से ही हमारे लिए एसेट हो गया है। तो जब गवर्नमेंट इतना ध्यान उसका रख रही है, गवर्नमेंट उसको एसेट मान रही है, तो ये अब हलाल हो गया है, इसमें ट्रेड करना हलाल हो गया है, और अब ये जुआ नहीं बचा है। इस तरह की बातें लोग बोलते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, चाहे कोई मुफ्ती आ जाए, चाहे कोई मौलवी आ जाए, कोई वली आ जाए, या कोई गवर्नमेंट क्यों ना आ जाए, कोई हुकूमत ही क्यों ना आ जाए, अगर उसको सही साबित करने की कोशिश कर रही है, वो गलत है, वो हराम है, तो वो हराम ही रहेगा, वो हलाल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट इसको एसेट क्यों मानती है, गवर्नमेंट इसकी देखभाल क्यों कर रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर किसी को हो रहा है तो वो गवर्नमेंट है। आपका कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, उससे कोई लेन देन नहीं। आपने पोजीशन में ट्रेड ली, गवर्नमेंट को टैक्स गया, आपने ट्रेड से बाहर निकले, गवर्नमेंट को टैक्स गया। तो आप इंसान जो है, एक इंसान अगर दिन भर में 3 बार 4 बार भी ट्रेड करता है, तो आपके हिस्से में से एक अच्छा अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जाता है। और इस तरह से लाखों करोड़ों लोग जो है रोज़ाना बैठ करके काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो वो ये सारी चीज़ें लेकर के आएगी। गलत है, इसमें जुआ है, इसमें लोगों का नुकसान होता है, इससे जो है किसी भी दुनिया के हुकूमत को, किसी भी गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। इंडिया के अंदर टाइम बढ़ाया जा रहा है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। पहले आप जो है 3 बजे तक काम कर सकते थे, अब आप रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक काम कर सकते हो। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप पहले जो है 5-6 घंटा काम कर रहे थे, अब आप लगातार 10 घंटे तक, 12 घंटे तक काम कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, और बार बार कीजिए। आपको बहुत टाइम दिया जा रहा है। इसके नतीजे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा? गवर्नमेंट का, ब्रोकर का, जो लोग करवा रहे हैं उनका फ़ायदा होगा। आपका फ़ायदा होगा या नहीं होगा,
इनसे किसी को भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी डार्क रियलिटी है फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की। कुछ बातें मैंने आपको पीछे बताई हुई हैं, आप इन वीडियो में देख सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है। तो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा चाहती है, इसलिए वो उनको अलाउ करती हैं। शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन गवर्नमेंट ने शराब को अलाउ कर रखा है कम अपनी अपनी कंट्रियों में। तो क्या हम ये समझ लें कि शराब हलाल हो गई? हलाल फिर भी नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट का फ़ायदा जिसमें होगा वो काम कराएगी, चाहे वो शराब हो, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो। और हाँ, ये मत समझ लेना कि जो इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर इस्लाम का कानून चलता है वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आएगी, या अगर आ गई है तो आप ये मत समझ लेना कि ये हलाल है, क्योंकि भाई यहाँ तो इस्लामी निज़ाम चलता है ना, यहाँ तो कुरान हदीस से काम चलता है सारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई तो शायद ये हलाल होगा, ये कभी नहीं समझना। जब सारी दुनिया की गवर्नमेंट और जब सारे दुनिया की हुकूमतें, सारे दुनिया के लीडर इन हराम चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस्लामिक कंट्री भी इन चीज़ों से फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगी? वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। अपने फ़ायदे से कंप्रोमाइज़ क्यों करें? आखिरत का मामला आखिरत में देखा जाएगा, दुनिया में फ़िलहाल फ़ायदा हो, यही तो चल रहा है ना, कि बस अपना फ़ायदा होना चाहिए। अब वो चाहे हलाल हो या हराम हो। बड़े बड़े लोग भी यही कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग भी यही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस्लामिक कंट्री इन चीज़ों पर रोक लगाएगी तो आपकी गलतफहमी है। आपको इस्लामिक कंट्री में भी ये चीज़ मिलेंगी, हराम चीज़ें भी मिलेंगी। जो चीज़ ओपनली हराम है वो भी आपको मिलेंगी। वो थोड़ी ना आपका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, जाओ करो इस काम को। करोगे तो आप ही ना। हर किसी को फ़ायदा चाहिए अपना, तो अपना फ़ायदा देखने के लिए इस्लामिक कंट्री भी ऑप्शन ट्रेडिंग को या फ्यूचर ट्रेडिंग को, इन सारे हराम ट्रेड को जो है अलाउ करेगी। और ये बहुत बड़ा जो है एक ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको हराम चीज़ें हलाल नाम करके दी जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको दिया जाए कि ये लीजिएगा, ये क्या है? ये है शरिया ऑप्शन ट्रेडिंग, ये है शरिया फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके सामने जो है शरिया, ये इस्लामी, इस तरह के वर्ड लगा दिए जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि ये हलाल है। लेकिन आपको अगर आखिरत की फ़िक्र है तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से, इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि इतना कमाओ रखने की जगह ना मिले, तरक्की करो, लेकिन हलाल और हराम का ख्याल ज़रूर रखो। दुनिया के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के पीछे पड़ करके कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान भी लें और आखिरत में भी नुकसान हो और यहाँ भी नुकसान हो। अब सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को बैठ करके आराम से समझें, लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि ये चीज़ गलत है। दोस्तों, ये थी हमारी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है। फ्यूचर भी सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी वीडियो मैं अलग से आपके सामने लेकर के आऊँगा, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं तो वो अलग अलग सर्च करते हैं। जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सर्च करेगा, और जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो ऑप्शन के बारे में सर्च करेगा। तो ये वीडियो ऑप्शन के बारे में थी, और अगली वीडियो हमारी फ्यूचर के बारे में होगी, वहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा। दोस्तों, जो भी कुछ आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है वहाँ आकर के मैसेज करना। फ्री टाइम में मैं आप लोगों से बात करता हूँ, और आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।